हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने मिथिलेश गुप्ता, हिंदी का टीचर। और आप कैसे होंगे? आप लोग ठीक होंगे? ठीक होंगे। हमारे स्मार्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। लेकिन एक बात पढ़ाने से पहले जरूर बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को जितना से जितना हो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता किससे संबंधित है? कहें तो CALP किससे संबंधित है? तो पहला जो ऑप्शन है ए, विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम। दूसरा है बी नंबर, अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। तीसरा ऑप्शन सी, वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। और चौथा है डी, केवल मनोवैज्ञानिक औपचारिक अकादमिक अधिगम। कह रहा है भाई CALP किससे संबंधित है? भाई ये CALP जो होता है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, अर्थात इसका जो ऑप्शन आप होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता का मतलब संबंधित होता है औपचारिक अकादमिक अधिगम से। किससे भाई? औपचारिक। ठीक है, औपचारिक अकादमिक अधिगम से। अब औपचारिक अकादमिक अधिगम का मतलब होता है अमूर्त चिंतन से। किससे होता है? अमूर्त। मतलब इनका कहने का मतलब है अमूर्त विचारों से उच्चतर भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई औपचारिक का ही मतलब ही होता है अमूर्त। क्या होता है? अमूर्त। अमूर्त विचारों से। अमूर्त विचारों से अर्थात अमूर्त विचारों को उच्चतर भाषा योग्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? विभिन्न सामग्री। क्या होता है? विभिन्न सामग्री। शैक्षणिक विभिन्न सामग्री शैक्षणिक भाषा या भाषा में दक्षता पर केंद्रित होता है। तो किसमें केंद्रित होता है? शैक्षणिक भाषा दक्षता पर। किस पर? दक्षता पर केंद्रित होता है। CALP याद रही। संगनात्मक अकादमिक निपुणता। ये संगनात्मक अकादमिक निपुणता जो है आपका संबंधित है औपचारिक अकादमिक अधिगम से, मतलब अमूर्त विचारों से विभिन्न सामग्री शैक्षणिक भाषा या दक्षता पर केंद्रित होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 ए सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करते हैं? जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करते हैं या करती है? अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। कम कह रहा है, याद रखिएगा। विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम और आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। ठीक है, इसमें कह रहा सबसे कम क्या है? संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में जो अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करता है, वो क्या करता है भाई? अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। ये सबसे कम है। क्या है? ये सबसे कम है। भाई इसमें ये होता है कि जो संप्रेषण भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम इस्तेमाल करता है, भला अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का इस्तेमाल करता है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विषय वस्तु केंद्रित प्रबंधन उपागम, आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम अध्यापक भाषा कक्षा में आवश्यकता दूर करते हैं। कहने का मतलब ये है
जी तो इसमें 4 ऑप्शन हमने बोला, 4 ऑप्शन में आपका पहला ए नंबर सही है। ए नंबर में क्या कह रहा है, देखो क्या होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन। भाई पढ़ तो विद्यार्थी रहा ना। विषय वस्तु, केंद्रित उपागम, और इसके जो पॉइंट है, आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो आपका जो है, और एक शिक्षक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का इस्तेमाल करता है। तो आपका ए नंबर सही है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में, भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में कितने दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। भाई भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि में दो, याद रखिएगा, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है हो गया। अब तीसरा बता रहे थे, तो तीसरा का जो पहला ऑप्शन है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। श्रव्य भाषिक बी नंबर है, श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि। तीसरा ऑप्शन है श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम। चौथा ऑप्शन है श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, दो घटकों का प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष विधि में, वो किन दो घटक है जिनका प्रयोग किया जाता है। तो वो जो आपका क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन कौन सा सही होगा, ए नंबर सही होगा, अर्थात श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। श्रव्य भाषिक एवं विधि, ये दो हैं। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। यही है जो प्रत्यक्ष विधि में प्रयोग किए जाते हैं, 2 नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लता अपनी कक्षा में 2 विद्यार्थियों, जैसे हमारी कोई मान लो कोई कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं, राहुल मोनू कुछ भी ले लो, तो इसी तरह लता अपनी कक्षा में 2 विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इसमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है। भाई केवल श्रवण का, श्रवण एवं वाचन का। ए नंबर आपका हो गया केवल श्रवण का, बी नंबर आपका हो गया श्रवण एवं वाचन का, और आपका सी नंबर हो गया श्रवण एवं पठन का, और डी नंबर होगा केवल वाचन का। भाई जब 2 विद्यार्थी, 2 बच्चे आपस में संवाद, या टीचर कोई 2 बच्चों को संवाद कराएगा, तो उसमें क्या मुख्य भूमिका होगी। भाई वो क्या करेगा, भाई जब 2 वाचन करेंगे तो एक सुनेगा, श्रवण करेगा, और जब सुनेगा तो दूसरा वाचन करेगा। कहने का मतलब ये है, कोई आप कभी भी कहीं भी उदाहरण ले सकते हो। जब कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो या मोटरसाइकिल से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो या किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो, तो वो जब श्रवण करते हैं, मान लो छोटे छोटे बालक के साइकिल से जाते हैं, गुपचुप बातें करते हैं, तो वो सुनते हैं। जब वो सुनते हैं तभी वो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, जब दूसरा सुनेगा तो
उसको रिप्लाई करेगा। कहने का मतलब जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका क्या है, बी है। क्या, श्रवण और श्रवण, श्रवण का मतलब सुनना और वाचन, वाचन का मतलब होता बोलना, दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है। और संवाद ही ये क्या करता है, कौशल को बढ़ावा देता है। इससे ही बालक का सर्वांगीण सर्वांगीण विकास होता है। अच्छा, भाषा के चार कौशल भी हैं। वो चार कौशल कौन से हैं? तो भाषा के जो चार कौशल हैं, वो चार कौशल जो है आपके, भाई पहले क्या करेगा, बालक सुनेगा, अर्थात क्या करेगा, श्रवण, सुनना, फिर वाचन अर्थात बोलना, फिर पठन, और एक हो जाएगा लेखन। ये चार है, चार कौशल है। इन्हीं चारों कौशल को बालक सीखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन स्तर का हिसाब लगा रही। एक प्रश्न का कठिन स्तर मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए। इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, या यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए माध्यम रूप से कठिन होगा, या डी नंबर होगा जो आपका, यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है। तो भाई नजमा के कहने का मतलब यही है कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा दे। अगर वो कठिन है, कहने का मतलब वो कठिन है, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा बच्चों? बी नंबर होगा। अर्थात प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन स्तर का जो हिसाब लगा रही है, वो कठिन स्तर का मूल 30 है। नजमा को इस प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। प्रश्न पत्र के माध्यम से ही बालकों को ज्ञान एवं भाषा कौशल का क्या होता है, परीक्षण होता है। क्या होता है? भाषा ज्ञान और भाषा कौशल का परीक्षण किया जाता है। तो ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो सभी छात्रों की क्षमता के अनुकूल हो। भाई ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि छात्रों के अनुकूल ना हो। भाई जो भी प्रश्न हो वो छात्रों के स्तर का होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। अगर कठिन होगा तो छात्र कैसे कर पाएगा? तो भाषा और भाषा कौशल का जो परीक्षण होगा वो कैसे होगा, उसके स्तर पे होगा, उसके अनुकूल होना चाहिए, ना कि उसके प्रतिकूल। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? एकदम अनुकूल होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। अर्थात क्षमता के अनुकूल एवं व्यवहारिक। याद रखिएगा, तो क्षमता के अनुकूल एवं व्यवहारिक होना चाहिए बालक के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? भाई मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? भाषा के साथ कार्य करते हैं, चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, भाषा नहीं सीखते हैं, और डी नंबर 1 भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। तो मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करता है? भाई समझ लीजिए, आप खुद एक जो बालक होता है, आप देखते हो अगर मौन है तो क्या करता है, वो आपके भाषा के साथ क्या करते हैं, कार्य करते रहते, वो देखते रहते हैं, सुनते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे। तो वो मौन जब रहते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। मौन का मतलब मुंह से ना बोले, तो एकदम कान से सुनेंगे, कोई भाषा कोई काम तो करेंगे ही, लिखना पढ़ना
मौन से भी किया जा सकता है, अर्थात जो ऑप्शन आपका ए नंबर सही है। ये मौन अवधि में शिक्षार्थी जो करते हैं वो मौन पाठन छात्र बिना आवाज करे पाठ के भाव को समझते हैं। भाई अगर मौन है तो पाठ के जो भाव है, क्या है, पाठ के जो भाव है उसे छात्र समझते हैं। मौन का मतलब यही है, उसके अर्थ को समझ रहे हैं। ये जो है ये प्रभावशाली विधि है, ये जो है ये बहुत ही प्रभावशाली विधि है, या इसे कहा प्रभावी शिक्षण विधि है, प्रभावी शिक्षण विधि है। भाई अगर उसके भाव उसके अर्थ को समझते हुए छात्र पढ़ रहा है तो ये प्रभावी शिक्षण विधि कहलाएगा। ठीक है, वो चाहे तीसरी कक्षा छात्रों के साथ किया जाता हो, विद्यार्थी का ध्यान भटकाने का अवसर कम होता है इसमें। आप चाहे जितना हो करें विद्यार्थी भटकेगा नहीं। इसमें ये होता है कहानी, उपन्यास, आत्मकथा आदि विधाओं को पढ़ने हेतु किया जाता है। तो ये जो मौन विधि है किसमें किया जाता है, तो मौन विधि कहानी हो गया, आपका उपन्यास हो गया, उपन्यास हो गया, आत्मकथा हो गया, आत्मकथा, इन पर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। EAL विद्यार्थी वे शिक्षार्थी हैं जो डैश है दृश्यात्मक या दृश्यात्मक माध्यमों के प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं। EAL विद्यार्थी व शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। पहला ऑप्शन है दृश्यात्मक। दृश्यात्मक का मतलब होता है जो दृश्य के सामने, जो नजर के सामने हो, किसके सामने, नजर के सामने। जैसे मेरे नजर के सामने कुछ होगा, जैसे मान लो टीवी लगी है तो वहां पे दृश्य आते रहते हैं, वो चित्रात्मक हो जाता है। तो हम दृश्यात्मक मतलब देखते हैं, या फिर कोई पेड़ है मान लो वो लगा है तो हम अपने आंखों से देखते हैं, दृश्यात्मक, ये इसको बोलते हैं। शब्दात्मक क्या मतलब होता है, शब्दात्मक का मतलब होता है सुनने से। और गत्यात्मक होता है, स्थानिक होता है। तो इसका जो होता है इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए नंबर आपका सही होगा। EAL विद्यार्थी व दृश्यात्मक शिक्षार्थी जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं। किसका लाभ उठाते हैं, प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बताते हैं, इसका ए नंबर सही है। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। पहला ऑप्शन है गणनात्मक रूप से, निगनात्मक रूप से, बिना किसी व्याख्या के, बनावटी रूप से। ये चार ऑप्शन है, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए बच्चों। अर्थात जो व्याकरण पढ़ाई जाती है वो निगमनात्मक ही रूप से पढ़ाई जाती है। पहले ही उसके ये नहीं कि पहले उदाहरण बताना शुरू कर, भैया उदाहरण जब बताते हैं तो वो आगमनात्मक विधि में हो जाता है, और जब सूत्र बताना शुरू कर देते हैं तो निगमनात्मक विधि में आ जाता है, निगमनात्मक विधि में आ जाता है। इसलिए व्याकरण जो अनुवाद विधि है वो आपका क्या है, निगमनात्मक विधि।
इसमें पहले सूत्र ही बताया जाता है, सूत्र से फिर उदाहरण बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले सूत्र से ही शुरुआत करते हैं। तो ये आपका होगा जनक अर्थात कहें समान सिद्धांत से विशिष्ट सिद्धांत की ओर, सिद्धांत से समान, सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट की ओर। अब देखिए, अगर अगनात्मक विधि होती तो उसमें विशिष्ट समान की ओर हो जाता, ठीक है। तो ये आप जब भी कोई व्याकरणवाद विधि होती है तो वो पहले सूत्र से ही समझाया जाता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है। जो हरेंद्र है, एक अध्यापक है, वो अपने बच्चों को क्या दे रहा, फ्लैश कार्ड, ठीक है, जिन पर चित्र बने होते हैं। क्या चित्र बने होते हैं, और वो एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से क्या होता है, मिलान करना होता है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है, पठन का कर रहा है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन श्रवण का, सी ऑप्शन वाचन का, और डी ऑप्शन होता है दृश्य रूपकथा का। तो कहने का मतलब, हरेंद्र जो विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है भाई, जिन पर चित्र बने होते हैं, वो एक वाक्य बोलता है। अब वाक्य बोलेगा तो बालक क्या करेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा, और जब सुनेंगे तो उन्हीं को समझ कर, वही जो सुनेंगे बालक, वो बालक समझ कर क्या करेंगे, चित्र का मिलान, फ्लैश कार्ड पर बने चित्र का मिलान करेंगे। कह रहा है किस कौशल का आकलन कर रहा है भाई, सीधी सी आप है कि आप बताइए, आप बता दें। कहने का मतलब श्रवण है, अब वो बोलेगा तो वो सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो समझ कर उनको उस चित्र से मिलान करना है, ठीक है। तो क्या करेगा, श्रवण कौशल की बात करेगा। तो श्रवण कौशल की बात कर रहा है, यही आपको समझ कर करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है, वो उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित, शब्द का विलोम शब्द बताइए। वो भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है। अब कोई अगर टेस्ट लेगी शब्द, उसमें एक वाक्य देगी तो उसमें शब्द रेखांकित मतलब कोई होगा, तो उसमें क्या करेगा भाई। चार ऑप्शन है आपके, श्रवण, पठन, शब्द भंडार, व्याकरण। जल्दी से बताइए। अर्थात इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो शब्द भंडार है भाई, शब्द भंडार। वो शब्द भंडार कौशल का वो कर रहे हैं, ठीक है, शब्द भंडार। अब शब्द भंडार में क्या होता है, इसमें विलोम, पर्यायवाची, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है भाई। जो निर्देशित है वो पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके होंगे, वाइगोत्स्की का निकटतम विकास का क्षेत्र, पियाजे का अधिगम सिद्धांत, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। तो ये चार ऑप्शन है। देखिए पहले गौर समझिए, निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है। तो आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की का निकट विकास क्षेत्र,
ये आपका ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका ये नंबर सही है। पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वो अपने विद्यार्थियों के लिए किस पक्ष को मजबूत कर रही है? भाई तुकबंदी याद रखिएगा ध्वनि से संबंधित है, ध्वन्यात्मक जागरूकता। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता। चौथा ऑप्शन होगा व्याकरण जागरूकता। तो याद करिए जब ध्वनियों की पहचान करने तुकबंदी कहीं चलती है, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, जो लास्ट में तुकबंदी आती है, कहने का मतलब ये है बहुत ऐसी कविताओं में है जो तुकबंदी आती है। तो तुकबंदी का मतलब ही होता है ध्वनि से। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन क्या सही होगा? ए नंबर। तुकबंदी आप किससे संबंधित रखते हैं? तुकबंदी ध्वन्यात्मक से। अर्थात ध्वनि से। तो इसका जो संबंध होगा किससे है ये देखिए। इसमें आपका ये पक्ष मजबूत रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रभाव पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए? सरकारी तौर पर पठन का ए नंबर, बारीकी से पठन बी नंबर हो गया, सी नंबर आपको होगा मौन पठन से, डी नंबर ऊंचे स्वर में स्वर पठन से। कहने सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत। प्रवाह पठन का आदर्श रूप, प्रवाह पठन का आदर्श रूप। तो प्रवाह पठन का जो आदर्श रूप होता है वो ऊंचे स्वर में इसमें ऊंचे स्वर में ऊंचे स्वर में पठन करती है। पठन या तो बोलेंगे स्वर पठन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियां सिखानी क्यों जरूरी? पहला ऑप्शन जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके। बी नंबर जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सके। सी नंबर जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सके। डी नंबर जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सके। तो भाई विद्यार्थियों को नई शब्दावली सीखने सिखाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। विद्यार्थी अपने आप नई अगर शब्द संपदा को सीखते हैं, स्वयं वो सीखते हैं, याद रखिए स्वयं अगर वो सीखते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, स्वयं समझ कर सीखते हैं, तो ये उनके लिए नई शब्द संपदा मान लो सीख रहे हैं। तो ये आपका ये नंबर सही है। क्या नई शब्द संपदा सीख सके। इसमें क्या होता है? इसमें शब्द भंडार में वृद्धि होती है। क्या होता है? शब्द भंडार में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका होगी?
भाई एक टीचर की कक्षा में क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन होगा, आप ये निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना। बिल्कुल सही बात। आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थी को सिखाने के अवसर देंगे। बी नंबर। इसके बाद तीसरा, शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे तो, और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद करेंगे। तो इसको आप अपने से सॉल्व करिएगा, फिर देखते कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, देखो एक अध्यापक की माध्यमिक स्तर पर क्या भूमिका होती है। आप ये निर्णय लेना चाहिए कि क्या और कैसे पढ़ाना है। आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थी को सिखाने। आपका भी नंबर ज्यादा सही होगा, सही बात है। इसको हम क्या सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देंगे। जितना अवसर देंगे विद्यार्थी उतना बढ़िया सीखेगा दोस्तों। ठीक है, आज का सेशन इतना रहा दोस्तों, फिर आगे चल के फिर पढ़ाएंगे और समझाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप बताइए कैसा रहा, कमेंट्स जरूर करिए, हमें जरूर बताइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भाई किसी की कहते हैं ना, अगर आप सांप के पीछे पड़ेंगे तो सांप के पीछे पड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम जाके ऐसे सीधे पकड़ लो, नहीं, आपके अंदर समझदारी होना चाहिए। सांप को पकड़ने के लिए भी समझदारी होना चाहिए। अगर समझदारी नहीं है तो समझ लेना सांप काट लेगा। तो अगर किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तो सोच समझ कर भागो, तब उसको आप पकड़ पाओगे। और आप मेहनत करिए, जब आप मेहनत करेंगे तब आपको जरूर सक्सेस मतलब सफलता जरूर मिलेगी। यही हमारा मोटिवेशन है कि आप जितना मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, वो मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसे ज्ञान की तलाश है, मुझे ऐसे ज्ञान की तलाश है, जहां मेरे माइंड को सुकून मिल सके। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है, तुम्हें ऐसे ज्ञान की तलाश है, ऐसे ज्ञान की तलाश है जो तुम्हें तुम्हारे मस्तिष्क में याद बैठ जाए और तुम्हें समझ में आ जाए, जिससे आप परीक्षा में पास हो जाए। तो याद रखिए, आप मेहनत जरूर करिएगा और जितना अच्छा आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और हंसेंगे, हंसेंगे तो आपकी एक ऊर्जा दूसरे के ऊपर जब जाएगी तो वाह क्या कैसी हंसी है, क्या मुस्कुराहट है, लोग देखकर तुमको खुद हंसने लगेंगे। ये ऊर्जा उस ऊर्जा में गई है। तो दोस्तों जरूर कमेंट्स करके जरूर बोलिएगा और फिर मिलते हैं। जय हिंद।